नमस्कार, आज है तारीख 1 जुलाई, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। 100 से ज्यादा चैरिटी संस्थाओं ने गजा में अमेरिका इसराइल समर्थन वाली एजेंसी के मदद बांटने को लेकर उठाए सवाल, इस्राएली सेना पर लगाए गंभीर आरोप। The Gaza Humanitarian Foundation began work just a month ago, replacing 400 United Nations. महज एक महीने पहले शुरू हुआ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का काम अब सवालों के घेरे में है। GHF नहीं तो फिर क्या है विकल्प, विशेषज्ञ से समझेंगे। तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, कम से कम 36 लोगों की मौत, कई लापता। सब हॉस्पिटल कर लिया, अगर है तो मेरे हस्बैंड मेरा क्यों पता नहीं कर रहे, बोल रहा क्यों मालूम नहीं कर रहा, मेरा बोलना चाहिए ना, मेरा हस्बैंड किधर है बोल के। मारे जाने वालों में कई लोग बिहार, झारखंड और ओडिशा से हैं। जानेंगे ताजा स्थिति क्या है और राहत कार्य कहां तक पहुंचा। Local officers are saying that around 25 members are still missing, but इसमें क्लैरिटी नहीं है। साथ ही पैसा वसूल में आज बात BH नंबर प्लेट के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया का हाल। अमेरिकी सेनेट में एक व्यापक बजट विधेयक पर रात भर मैराथन वोटिंग सेशन हुआ। ट्रंप प्रशासन के लगभग 1000 पन्नों के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में सीमा सुरक्षा, डिफेंस और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़ा हुआ फंड शामिल है और स्वास्थ्य सेवा और फूड सपोर्ट प्रोग्राम्स में कटौती शामिल है। लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी में इसको लेकर अभी सहमति नहीं है। अब अगर सेनेट में इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये विधेयक फाइनल वोट के लिए लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। फिर इसके कानून बनने के लिए इस पर हस्ताक्षर करने के लिए ये ट्रंप के पास भेजा जाएगा। इलॉन मस्क, जो ट्रंप प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने इस बिल के लिए वोट करने वाले रिपब्लिकन नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि इस कदम से अमेरिका पर कर्ज बढ़ेगा जो इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोंगटान शिनावात्रा को संवैधानिक न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ लीक हुई टेलीफोन वार्ता के बाद शिनावात्रा पर इस्तीफा देने का दबाव था। इस टेलीफोन लीक में पेंटोंगटान शिनावात्रा ने थाई सैन्य कमांडर की आलोचना करते हुए हुन सेन को चाचा कहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री शिनावात्रा के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा था और उन्हें बर्खास्त करने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। अदालत इस पर अभी विचार कर रही है। वहीं 2 सप्ताह पहले ही उनके सहयोगियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके कारण सत्तारूढ़ गठबंधन पहले से ही अल्पमत में आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की दौरा करेंगे। 8 दिवसीय इस यात्रा में वो घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वो ब्राजील में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी अपने कार्यकाल में चौथी बार ब्राजील की यात्रा करने वाले हैं। 2 जुलाई से शुरू हो रही इस यात्रा में वो सबसे पहले घाना पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में पीएम मोदी नमीबिया पहुंचेंगे। द लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका की ओर से दी जाने वाली मानवीय सहायता में कटौती से 2030 तक 1 करोड़ 40 लाख ইরান আর ইসরায়েলের সংঘাত আপাতত বন্ধ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। शोध में कहा गया है कि वित्तीय सहायता में कटौती के कारण जिन 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जान जाने का खतरा है, उनमें 1/3 बच्चे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मार्च में कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के 80% से ज्यादा कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। लैंसेट रिपोर्ट के सहलेखक डेविड रसेला ने कहा है कि कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ये झटका किसी वैश्विक महामारी या किसी बड़े संघर्ष के पैमाने के बराबर होगा। और भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर हमला करने के मामले में भुवनेश्वर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों की पहचान जीवन राउत, रश्मि महापात्रा और देबशीष प्रधान के रूप में की गई है।
बीते 1.5 साल से जंग झेल रहे गजा में अमेरिका और इसराइल के समर्थन वाली एड एजेंसी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF की योजना को बंद करने की मांग की जा रही है और ये मांग कर रही हैं मानवीय मदद के काम में लगी 130 से ज्यादा संस्थाएं। इन एजेंसी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF एजेंसी ने मई के आखिर में गजा में अपना काम शुरू किया था और तब से लेकर अब तक ये विवादों में रहा है क्योंकि कई मौकों पर राहत सामग्री की उम्मीद में कतार बांधे लोगों पर गोलियां चली। इस तरह की घटनाओं में अब तक 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हुई है और घायलों का आंकड़ा 4000 है या उससे ज़्यादा हो सकता है। ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, एमनेस्टी, 130 से ज़्यादा चैरिटी और NGOs का कहना है कि रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइली सेना अक्सर मदद देने की कोशिश कर रही फ़लस्तीनियों पर गोली चलाती है जिससे आम लोगों की मौत हो जाती है। सुनिए BBC जिनीवा संवाददाता इमोगन फोक्स का भेजा ब्यौरा। The Gaza Humanitarian Foundation began work just a month ago, replacing 400 United Nations. महज 1 महीने पहले शुरू हुआ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का काम अब सवालों के घेरे में है। इस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र की राहत बांटने वाली 400 जगहों की जगह सिर्फ 4 राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। ये सेंटर्स इसराइली सैनिकों और निजी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चैरिटी संस्थाओं ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि ये एड एजेंसी राहत सामग्री देने के सभी नियमों का उल्लंघन कर रही है। एजेंसी पर यह भी आरोप है कि 20 लाख लोगों को जबरन भीड़-भाड़ वाले सैन्यकृत इलाकों में धकेला जा रहा है, जहां उनके लिए जान का खतरा है। इन चैरिटी संस्थाओं ने मांग की है कि GHF का काम तुरंत बंद किया जाए और इसकी जगह संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक राहत सामग्री वितरण व्यवस्था बहाल की जाए। इसराइल इन आरोपों को खारिज करता रहा है कि उसके सैनिक जानबूझकर लोगों पर गोली चला रहे हैं। हालांकि एक इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। इमोगन फॉक्स को आप सुन रहे थे और ऑक्सफैम की वेबसाइट पर यह बयान पोस्ट किया गया है सुमिरन, और इसका हेडलाइन मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। स्टारवेशन और गन फायर नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, यानी भूख या गोली मानवीय मदद नहीं हो सकती। और इस बयान में ये लिखा है कि गजा में फ़लस्तीनियों के सामने एक असंभव सा विकल्प खड़ा है, या तो भूख से जान गंवाएं या अपने परिवार के लिए खाना जुटाने की कोशिश में गोली का जोखिम उठाएं। 4 सप्ताह से भी कम वक्त में राहत वितरण के दौरान 500 जाने गई हैं, ये इस बयान में कहा गया है। जैसा कि पॉडकास्ट में कुछ देर पहले आपने सुना कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन गजा में जो राहत सामग्री बांटती है वो इसराइली सेना की निगरानी में बांटती है। व्यवस्था किस तरह की है तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो राहत सामग्री जहाँ से मिलती है वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जगह फ़लस्तीनी इकट्ठा होते हैं, फिर ये एक तय वक्त पर राहत सेंटर तक जाते हैं और इस दौरान इसराइली सैनिकों और निजी सुरक्षा एजेंसियों का पहरा रहता है। तो आप कह सकते हैं कि बंदूकों के साए से होते हुए ये लोग राहत सामग्री लेने जाते हैं। और आपको ये याद होगा कि गजा में संयुक्त राष्ट्र की राहत सामग्री वितरण व्यवस्था थी पहले, लेकिन इससे इसराइल को नाराजगी थी क्योंकि इसराइली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा था कि राहत सामग्री हमास के हाथों में पहुंच रही है और उन्होंने गजा में राहत सामग्री का रास्ता रोक दिया था जी। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने कई बार कहा कि गजा का जो पूरा इलाका है वो भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है क्योंकि वह राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, जरूरी दवाएं नहीं पहुंच पा रही थी। और बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इसराइल ने राहत सामग्री पर जो रोक एक तरह से उसने लगाई हुई थी वो हटाई और इस नई व्यवस्था यानी GHF के जरिए जो है राहत सामग्री बांटना वो शुरू किया। मानसी, मई में जब से GHF ने काम शुरू किया कई बार राहत सेंटर्स के पास फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाई गई, ऐसी घटनाएं सामने आई। और जैसा इमोगेन ने बताया और हम इससे पहले के पॉडकास्ट में भी अक्सर इस पर बात कर चुके हैं, इन घटनाओं में इसराइली सेना पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसराइली सेना ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने जानबूझकर राहत सामग्री लेने आए फ़लस्तीनियों को निशाना कभी नहीं बनाया है, बल्कि हमले की आशंका में उन्होंने ऐसा किया है। तो सुनते हैं उरे डेविस का भेजा ब्यौरा जो यरूशलेम में मौजूद हैं। Israel has said it's examining reports of civilians being harmed
while approaching the 4 GHF distribution centers. इजराइल ने कहा है कि वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के 4 वितरण केंद्रों के पास फलस्तीनियों की मौत की घटनाओं की रिपोर्टों की जांच कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने इस व्यवस्था के बचाव में कहा है कि इस व्यवस्था से हमास के लड़ाकों तक नहीं बल्कि सीधे गजा के लोगों तक मदद पहुंच रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। गजा में युद्ध खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल के हमले जारी हैं और संघर्ष विराम के होने के संकेत कम ही मिल रहे हैं। हमास के सूत्रों ने कहा है कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। अगले सप्ताह इजरायली पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। सभी की निगाहें उस तरफ हैं। ये थे बीबीसी संवाददाता उरे डेविस। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बार बार ये कहते रहे हैं कि हमास को जड़ से खत्म करना ही उनका उद्देश्य है, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि अभी भी 50 बंधक हमास के कब्जे में हैं और इनमें से 20 के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जीवित हैं। इसराइल इन्हें छुड़ाने को लेकर मांग कर रहा है और इसी बीच इसराइल ने गजा में हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल के ताज़ा हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। और पॉडकास्ट में अब इस मोड़ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। तो हरेंद्र जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जीएचएफ को लेकर बात चल रही है, लेकिन अगर जीएचएफ नहीं तो क्या फिर से संयुक्त राष्ट्र वाली जो एड एजेंसी की व्यवस्था थी उसकी बात होगी? गजा में जो व्यवस्था है या गजा के जो लोग हैं वो तो यही चाहेंगे कि फिर से जो पहले जिस तरह से वहां पर वितरण हो रहा था राहत सामग्री वैसे ही हो और संयुक्त राष्ट्र और बाकी जो एजेंसियां वहां पर पहले काम कर रही थी उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। क्योंकि अगर मूल तथ्यों पर अगर सिर्फ गौर करें तो 400 जहां वितरण केंद्र पहले हुआ करते थे उसकी जगह अब 4 वितरण केंद्र हैं। उनमें भी महज 3 जो वितरण केंद्र हैं वो आप कह सकते हैं कि अभी कार्यरत हैं और लोगों को राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ गजा की आबादी पर गौर करें तो तकरीबन जो 20 लाख लोग हैं, 2 मिलियन की जो वहां की आबादी है, वो तकरीबन वहां के 1/3 जो क्षेत्रफल में आकर के सिमट गई है। वहां पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि कम से कम 2 बार विस्थापित न हुआ हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 10 बार विस्थापित होने की बात वहां पर कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। तो रह करके जिस तरह से वहां पर सैन्य कार्रवाई चल रही है उसमें काफी तेजी भी आई है। अभी जब ईरान के साथ युद्ध चल रहा था उस दौरान लोगों का जो ध्यान है वो उधर भटक गया था और उस दौरान यहाँ पर कई सारे नए बटालियंस जो हैं वो इसराइल ने वहां पर गजा में भेजे और वहां पर सैन्य कार्रवाई में और तेजी आई। तो उस तेजी के दौरान पहले जहां 600 ट्रक राहत सामग्री जाया करती थी, अब वहां पर कोई ऐसा दिन नहीं है कि 100 ट्रक राहत सामग्री भी वहां गई हो। तो इसराइल और संयुक्त राष्ट्र के दरमियान ये बहस हमेशा चलती रही है। बहुत ही गहरे मतभेद नजर आए हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर मूल तथ्यों पर नजर डालें और जो वहां से तस्वीरें आ रही है जिस तरह से कि हजारों की वहां पर हुजूम जो है वो इकट्ठा हो जाती है राहत केंद्रों पर 3 और वहां पर फिर लोगों में धक्का मुक्की होता है, जिस तरह से जो कमजोर लोग हैं वो तो किसी भी तरह से वितरण केंद्र तक पहुंच भी नहीं पाते। तो इससे साफ है कि ये जो जीएचएफ का जो व्यवस्था है वो असफल रहा है, नाकाम रहा है और इसराइल ने खुद कबूल किया है और ये कहा है कि वो इसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करे। जी, और अगर हम इसकी बात करें कि जीएचएफ में जिस तरह से राहत का वितरण हुआ उसमें मौतें हुई, एक के बाद एक घटनाएं सामने आई, लेकिन उसके ईरान और इजराइल संघात आपातत गजा में लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, तो अभी जितना पता है उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि इस दिशा में बहुत कुछ काम हो रहा है या कुछ चर्चा चल रही है। देखिए, इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा प्रगति तो नजर नहीं आ रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको ये भी बताएं कि देखें, इसराइल इन आरोपों का खंडन भी लगातार करता रहा है। इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सारे दुर्भावनापूर्ण आरोप जो हैं उसके खिलाफ लगे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। जो अखबार में यहाँ एक अखबार है हारेट्स, उसमें जो खबर छपी है उसका भी खंडन किया है और कहा है कि इसराइली जो फौज है उसने कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की है और वो फिर भी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इस तरह की बात इधर चलती रही है। लेकिन जहां तक राहत सामग्री को जो है एक सुचारू तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाने की जो बात है वो बिल्कुल वहां व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि आबादी भी जो है वो एक बहुत ही सीमित इलाके में आकर के सिमट गई है।
वहां पर तकरीबन 75% जो क्षेत्रफल है गजा का, वो आज इस्राएली सेना के नियंत्रण में है और ज्यादातर लोग जो है वो इससे बाहर निकले हुए हैं। बात अभी चल रही है सीज फायर की, कि संघर्ष विराम होगा। इस तरह के जो है इस तरह के वक्तव्य अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से आ रहे हैं और वो कह रहे हैं 1 हफ्ते में ऐसा हो सकता है, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं और जिस तरह का ये है उसमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जहां तक ये मानवीय जो संकट वहां पर जो बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका कोई समाधान, उसके समाधान को लेकर के कोई जो है एक सुनियोजित तरीके से कोई बात हो रही हो या उस तरह की कोई पहल हुई हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। जी, आपने बताया कि ट्रंप ने कहा कि 1 हफ्ते में समाधान निकलेगा और इस्राएली प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू, वो भी हफ्ते भर में उनसे मुलाकात करने वाले हैं, यानी युद्ध विराम एजेंडे में है। जी बिल्कुल, युद्ध विराम के लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया है। यहाँ पर भी जो है लोग काफी इसको लेकर के एक तरह से आशान्वित हैं कि कुछ एक प्रगति हो सकती है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से इस्राइल कामयाब रहा है, यहाँ पर इस्राइल का दावा है कि वो पूरी तरह से कामयाब रहा है ईरान के खिलाफ, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर परिस्थितियां काफी बदली हैं और इसका जो है फायदा इस्राइल को हर फ्रंट पे होगा, यानी कि गजा के भी फ्रंट पे उसे उम्मीद है कि उसके तरीके से जो है वहां पर शायद कोई प्रगति हो बातचीत में और किसी तरह का कोई समाधान निकले और संघर्ष विराम हो। हालांकि हमास जो है वो अपनी मांगों पर अभी भी अड़िग है। उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक इस्राएली फौज पूरी तरह से गजा से बाहर नहीं निकलती और जो राहत सामग्री है वो 600 ट्रक पहले जैसे वहां पर पहुंचाई जाती थी वैसे जाना शुरू नहीं होता, तब तक जो है वो किसी भी संघर्ष विराम, किसी भी तरह से टेम्पररी संघर्ष विराम के लिए वो तैयार नहीं होगा। और यहाँ पर इस्राइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो लड़ाई का जो ऑप्शन है वो विकल्प नहीं छोड़ना चाहता। इस्राइल का कहना है कि जिन लक्ष्यों को लेकर के वो आगे बढ़ा था, जिसमें कि सबसे अहम लक्ष्य जो है वो हमास के कैपेबिलिटीज को, उसकी क्षमता को खत्म करना, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री क्षमता को खत्म करना, उसमें जब तक वो कामयाब नहीं होता तब तक जो है वो ये ऑप्शन, ये विकल्प नहीं छोड़ना चाहता। और अभी जैसा माहौल रहा और जिस तरह से 50 बंधक अभी भी वहां पर जो है वो निकल नहीं पाए हैं और माना यह जा रहा है कि इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, तो अगर इसी तरह की परिस्थितियां बनी रही तो फिर भले ही यहाँ पर उम्मीद जगी है, यहाँ पर काफी दबाव भी जो है इस्राएली आबादी की तरफ से इस्राएली सरकार पर बढ़ता जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा भी तबका है जो कि नाउम्मीद हो चला है और उसका मानना है कि इस तरह के इन शर्तों पर जो है संघर्ष विराम नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार यरूशलेम से हरेंद्र मिश्रा। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब रुख तेलंगाना का, जहां के संगारेड्डी जिले के पासा मैलरम औद्योगिक क्षेत्र में बीते कल एक रिएक्टर में विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई। संगारेड्डी जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि उसके अनुसार यह हादसा सोमवार सुबह एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट के कारण हुआ, जिसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मृतकों में से कुछ की पहचान कर ली गई है और सुनते हैं इस महिला को जो अपने पति की तलाश कर रही है। सब हॉस्पिटल कर लिया, अगर है तो मेरे हस्बैंड मेरा क्यों पता नहीं कर रहे, बोल रहा क्यों मालूम नहीं कर रहा, मेरा बोलना चाहिए ना मेरा हस्बैंड किधर है बोल के। वो गेट से बोला कि वो गेट पे 6 डेड बॉडी निकला, जाओ देखने के, इधर आया तो नहीं छोड़ रहा। एक और व्यक्ति जिनके भाई इस फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने कहा, डिप्टी टाइम में गया है। हाँ, मैं भी अभी डिप्टी पर से मैं भी आ रहा हूँ। अभी मेरे को कॉल आया तो कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ है। ये लोग गेट पे मोबाइल जमा करके ले लिया है, मोबाइल का भी कोई नाता पता नहीं है। उधर पूरा मेला लगा रहे, लोग तमाशा देखना है क्या?
बताओ आप लोग, इधर हम लोग परेशान है, हमारा फैमिली, मेरा भाई है। और हादसे के बारे में मोहम्मद समीर अहमद ने जानकारी दी। वो हादसे की जगह के पास ही काम करते हैं। उनके परिचित इस कंपनी में काम करते थे। वो केमिकल कंपनी था, वो सिगाची बोल के, उसमें मेरे रिलेशन की एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। लेडीज़ हाउस कीपिंग का काम करती थी। वो उसी में सुबह में फर्स्ट टीम ड्यूटी था। वो गई लोग 8:30 बजे को। 8:30 बजे जाने के बाद वो ब्लास्ट हुआ कंपनी में। वो तो 3 फ्लोर के ऊपर वो केमिकल रखा था ड्रम में। वो ब्लास्ट हुआ ना तो सीधा 3 फ्लोर बैठ गया नीचे। बैठने के बाद कितना आदमी तो 100 मीटर की दूरी पे पूरा फेंका गया जल जल के। जो अंडरग्राउंड में थे, नीचे थे, बीच में थे और नीचे थे, वो सब दब गए उसी में मेरे रिलेशन की एक लेडीज़ थी। वो आज नाइट में 12:30 बजे 1 बजे को वो आया, इधर मिला। मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 को आया तो मेरे को लाश मिला। मैं देखा एक नहीं मिल रहा, जेंट्स का, तसाबुद्दीन उसका नाम है। और हादसे की जगह के पास लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने एक हेल्प डेस्क शुरू किया है। और जिला प्रशासन का ये कहना है कि कई लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बीबीसी दक्षिण एशिया संपादक अनबरासन नितिराजन ने हादसे के बारे में क्या जानकारी दी है, सुनिए। Rescuers recovered several bodies from the debris overnight. Many of the workers were migrants from states like Jharkhand. अनबरासन बता रहे हैं, रात भर चले राहत और बचाव कार्य में मलबे से कई शव निकाले गए। फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और कई लोग अभी भी लापता हैं। प्लांट चलाने वाली कंपनी ने कहा है कि उसने 3 महीने के लिए यहाँ काम रोक दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया और उस अस्पताल का भी दौरा किया जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच हो रही है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को तुरंत 1-1 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 30-30 हजार रुपए देने को कहा है। जो लोग घायल हैं और काम पर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए कंटिजेंसी फंड के 50-50 हजार रुपए की भी व्यवस्था की गई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, And at the same time, I have told my people 1 crore rupees for dead families, 10 lakhs rupees major. मुख्यमंत्री कह रहे हैं इसके अलावा मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए मृतकों के परिजनों को और घायलों के परिजनों के लिए 5 और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हमारी संवेदना उनके साथ है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। बीआरएस नेता के कविता ने इस सरकार माफ कीजिएगा बीआरएस नेता के कविता ने इसे सरकार की लापरवाही बताया। ये लापरवाही का, सरकार का लापरवाही का एक बहुत ही बड़ा मिसाल है। हम सरकार से, कांग्रेस सरकार से डिमांड करते हैं, आप लापरवाही छोड़िए, रेगुलेशन का काम कीजिए। आप लगातार इन फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन करना चाहिए, आप कर नहीं रहे हो। और जो भी लोग यहाँ पे बीमार पड़ेंगे, ऐसे एक्सीडेंट्स में जब भी बीमार होते हैं तो ये जिंदगी भर बीमार होने की भी चांसेस होते हैं। लंग का इन्फेक्शन होता है, तो इनके लिए सरकार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए इनको। जितने दिन हो सके, जितने साल भी आपकी जरूरत पड़े, उतने साल तक आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता सतीश उरुगोंडा से। सतीश लगातार हादसे की जगह पर मौजूद बीबीसी संवाददाता बल्ला सतीश और अमरेंद्र यारलगड्ढा के संपर्क में हैं। उन्होंने इस हादसे के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। ये इंसिडेंट कल हुआ था। इंसिडेंट के बाद पूरा रात पूरा दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है चल रहा था। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू हुआ था और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने जो इंसिडेंट हुआ था उस केमिकल फैक्ट्री को विजिट किया था। जो इंजर्ड है हॉस्पिटल जाके उसको देखा था, उससे डिटेल्स पूछा था एंड उन्होंने डॉक्टर्स को ऑर्डर किया था सारे लोगों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड उन्होंने बोला था कि जो वहाँ फैक्ट्री मैनेजमेंट है, फैक्ट्री मैनेजमेंट में भी गुस्सा किया था क्योंकि 24 आवर्स के बाद भी कंपनी मैनेजमेंट नई फैक्ट्री के प्रेमिसेस में नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने गुस्सा किया था। सो थोड़ा सा मुश्किल है। जो रिलेटिव्स है जो मारा गया था उसका रिलेटिव्स का परिस्थिति बहुत गंभीर है,
कुछ लोग माचुरी के पास वेट कर रहे हैं रिलेटिव्स Dead का body के डेड लिए। बॉडीज के लिए। अभी तक 11 डेड बॉडीज ने आइडेंटिफिकेशन हुआ था, उसको रिलेटिव्स को हैंड ओवर किया था, और 25 डेड बॉडीज को अभी तक पूरा जल गया था, इसीलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए डॉक्टर्स ने क्या कर रहे हैं, उसको डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, रिलेटिव्स का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद जो डेड बॉडीज है वो हैंड ओवर करेगा। सो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो फैक्ट्री सराउंडिंग्स में, आसपास हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सारे जगह पर बहुत गंभीर है परिस्थिति। दिस इज हैपनिंग एट द ग्राउंड। ये बताएं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये किन वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? अभी तक नहीं है, क्लियर रीजन नहीं बता रहा है अभी तक, क्योंकि देर आर सेवरल स्टेटमेंट्स आर देयर। कुछ लोग कह रहे हैं रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं गैस लीक हुआ था, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ धमाका आया था, उसके बाद पूरा जो फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर होता है, पूरे तीसरा फ्लोर से, तीसरा मंजिल से दब गया, नीचे गिर गया। सो जो नीचे फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में जो पीपल होता है वो पूरा छप गया। अभी तक कोई क्लियर कट अनाउंसमेंट नहीं है, क्लियर कट रीजन नहीं बता रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी के आदेश किया था। उसके बाद पता करने के बाद इस तरह इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, ऐसा आदेश दिया था। और ये बताएं कि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं अभी तक मिल पाई है, क्या उस पर आपके पास कोई अपडेट है? Local officers are saying that around 25 members are still missing, बट इसमें क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने बता रहा है 36 लोगों ने मर गया, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ था तब उस फैक्ट्री में 143 मेंबर्स है, उसमें 58 को सेफली रेस्क्यू किया था। तो लेकिन इस नंबर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अंदाजा है कि कम से कम 25 मेंबर्स, 25 लोगों ने मिसिंग है अभी तक। दिस इज अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट नंबर। तो ये थे बीबीसी संवाददाता सतीश उरुगोंडा। और मानसी हादसे में मरने वाले कई मजदूर बिहार से हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि वो बिहार के जिन लोगों ने इन हादसे में जान गंवाई हैं, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा देगी। और अब वक्त है पैसा वसूल का। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको 2 या उससे अधिक राज्यों में सफ़र करना पड़ता है, या आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तो आपके लिए BH सीरीज़ वाली नंबर प्लेट फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन ये नंबर प्लेट क्या है और किसे मिल सकती है? पैसा वसूल में सुनिए प्रेरणा से। BH नंबर प्लेट सिर्फ नई प्राइवेट गाड़ियों के लिए उपलब्ध होती हैं और कॉमर्शियल वाहनों के लिए ऐसी नंबर प्लेट नहीं मिलती। BH नंबर प्लेट पहचानने में बहुत आसान है। देखने में यह सामान्य नंबर प्लेट की तरह लगती है, बस इस पर नंबर डालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इस सीरीज की नंबर प्लेट में अंग्रेजी में BH लिखा होता है, जिसका अर्थ है भारत। इसके बाद वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है और व्हीकल की कैटेगरी क्या है इसकी जानकारी भी होती है। इसके फॉर्मेट की बात करें तो इसमें ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर BH यानी भारत सीरीज, फिर 4 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर व्हीकल की कैटेगरी बताने वाले 2 अल्फाबेट्स जो कि A से लेकर Z तक हो सकते हैं। मसलन अगर किसी कार का नंबर 22BH9999AA है तो इसका मतलब है ये वाहन 2022 में भारत सीरीज में रजिस्टर्ड हुआ है। अगले 4 अंक रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर व्हीकल की कैटेगरी। अब आप पूछेंगे कि नॉर्मल नंबर प्लेट में सिर्फ BH ही तो नहीं होता, इसमें राज्य के नाम यानी स्टेट रजिस्ट्रेशन के अल्फाबेट होते हैं। तो इसमें खास क्या है? खास हैं इसके कुछ फायदे, जैसे ये नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य है और एक से दूसरे राज्य जाने पर व्हीकल को फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और झंझट से आप बच सकते हैं। दरअसल स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अगर आप अपनी जगह बदलते हैं तो आपको नए राज्य में जाने के 12 महीने के भीतर व्हीकल रजिस्ट्रेशन को बदलना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सड़क नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। इससे आपका कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बीमा कंपनी सड़क नियमों का पालन न करने के चलते कार इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, जबकि BH नंबर के साथ आपको ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको एक से दूसरी जगह जाने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं करना होता। ऐसे में कार इंश्योरेंस कवरेज या क्लेम वैलिडिटी को लेकर चिंता नहीं करनी होती। एक और बात कि साधारण नंबर प्लेट की नई कार खरीदने पर आमतौर पर 15 साल का रोड टैक्स चुकाना होता है, जो गाड़ी की हाइट, इंजन की कैपेसिटी और उसके टाइप पर निर्भर करता है। जबकि BH सीरीज नंबर प्लेट लेने पर आने वाले 2 साल का ही रोड टैक्स जमा कराना होता है। इसके बाद हर 2 साल में रोड टैक्स फिर से जमा कराना होता है। BH सीरीज की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर रोड टैक्स वाहन की कुल कीमत से GST हटाकर कैलकुलेट किया जाता है।
अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए कौन एलिजिबल है और इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो जवाब है कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षाकर्मी, बैंक कर्मचारी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी और हाँ, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी, बशर्ते उनकी कंपनी के ऑफिस कम से कम 4 राज्यों या यूनियन टेरिटरीज में रजिस्टर्ड हों। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो ये भी जानना चाहेंगे कि BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के वाहन पोर्टल पर खुद से लॉगिन कर सकते हैं या किसी ऑथराइज्ड ऑटोमोबाइल डीलर की मदद ले सकते हैं। एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को फॉर्म 60 भरना होता है। उन्हें वर्क सर्टिफिकेट के साथ एम्प्लॉयमेंट ID भी दिखानी होती है। फिर जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसके बाद अथॉरिटीज व्हीकल ओनर की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करते हैं। BH नंबर के लिए RTO से अप्रूवल मिलने के बाद जरूरी मोटर व्हीकल टैक्स भरना होता है। फिर वाहन पोर्टल आपकी कार के लिए BH सीरीज रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है। रही बात ये कि BH सीरीज लेने में क्या कोई घाटा है, तो ज्यादातर ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि BH सीरीज नंबर प्लेट के फायदों की तुलना में नुकसान न के बराबर है। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही। तो आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी बुधवार शाम को। समय आप जानते ही हैं, 7:30 बजे। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप Facebook, X, Instagram और WhatsApp पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। तो मुझे और सुमिरन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।